हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का ये चैप्टर है। पावर शेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जब शक्ति को बांट दिया जाए। ठीक है, इस चैप्टर में दो शब्द हैं। पहला पावर यानी कि शक्ति, दूसरा है शेयरिंग यानी कि बांट देना। ठीक है, जब हम पावर को शेयर कर देते हैं, शेयर मतलब लोगों के बीच में बांट देते हैं, तभी तो वो अच्छी गवर्नमेंट कहलाएगी। अगर सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में आ जाए, सारी शक्ति मेरे हाथ में आ जाए, तो क्या होगा? तो फिर मेरा ही राज चलेगा ना। मैं बोलूँगी नहीं, आपको आज पानी नहीं पीना है तो आप पानी नहीं पिएंगे। मैं बोलूँगी आज आपको सोना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, तो आपको क्या लगेगा कि सारी शक्ति हमने इनके हाथ में ही दे दी है। लेकिन गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या होता है कि एक ही इंसान के हाथ में शक्ति नहीं होती है, शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि नहीं, आपको आज सोना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि मेरे राइट्स क्या क्या है। अरे, मेरे राइट्स यानी कि मेरे अधिकारों में तो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि हम अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं कुछ चीजों में। ठीक है, तो वो ही पावर शेयरिंग कहलाता है। यानी कि शक्ति सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होती है, वो शक्ति सभी के बीच में बटी हुई होती है। ठीक है, अगर एक ही इंसान के हाथ में शक्ति होगी तो वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। सब छोटे छोटे इंसान के हाथ में भी, कॉमन इंसान के हाथ में भी वही शक्ति है जो एक ऊंची पदवी वाले इंसान के हाथ में है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसका हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, यानी कि शक्ति को बांट देना। अमंग मतलब बीच में। किसके बीच में? अलग अलग लोगों के बीच में, है ना, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल होते हैं ना, यानी कि शक्ति को पूरा बांट दिया गया है। देश में शक्ति को पूरा बांट दिया गया है। ताकि क्यों बांटा गया है, ऐसा क्यों किया, मैंने अभी आपको बताया। फिर तो एक ही का राज चलेगा, है ना। सो दैट नो वन पर्सन और ग्रुप हैज कंप्लीट, कोई भी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? एक इंसान के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। एसेंशियल मतलब कौन बताएगा? एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी मतलब ये हमने काफी सारे पुराने चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा। डेमोक्रेसी मतलब कि जो सरकार है वो फॉर द पीपल बाय द पीपल, में सभी की है, सरकार एक की नहीं है। सभी को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। ठीक है, वो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब जब हम छोटे थे, अब हमारा जो ये चैप्टर कह रहा है, क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी का सबसे एसेंशियल फीचर, सबसे जरूरी फीचर क्या है कि शक्ति कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं होगी, वो शक्ति सभी के हाथ में होगी, बटी हुई होगी। कैसे होगी? शेयर्ड होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन व्हाट इज पावर शेयरिंग, कैन यू एक्सप्लेन इट? ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लेन। बड़ी प्यारी सी इसमें डेफिनेशन है, उसको हम मैम लिख देंगे, है ना। बोलेंगे ना इप्सा मैम, इतनी प्यारी डेफिनेशन है, हम लिख देंगे। हिंदी तो हमें समझ में आ गई है, उसका इंग्लिश बना देना है। क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर among different people, different group, different levels of government, so that no one person or group has complete control. It is an essential feature of democracy. सबको समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि हमें कहानी पढ़ते हैं। वो कहानी कौन सी जगह के बारे में है? वो कहानी है बेल्जियम के बारे में, वो कहानी है श्रीलंका के बारे में। दो कहानियां हम पढ़ेंगे। पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम की 3 अलग अलग भाषाएं हैं। जब हम पहले बात करें, ठीक है, बेल्जियम के पास 3 अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप है, यानी कि 3 तरीके की भाषा बोलने वाले ग्रुप है। ठीक है, पहला है बेटा, क्या हुआ, स्केल खुल गया। पहला है वहां पे जो लोग डच बोलते हैं। डच एक भाषा का नाम है। कहाँ पे है? बेल्जियम में। बेल्जियम की बात हम कर रहे हैं। डच में 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। बेल्जियम में 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है, 40% जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं वो वहाँ क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 1% लोग हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। अब ये झगड़ा ना हो इसके लिए इन्होंने क्या किया? टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ों को अवॉइड करने के लिए द गवर्नमेंट शेयर्ड पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी शक्तियों को बांट दिया अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। कम्युनिटी मतलब अलग अलग, कम्युनिटी मतलब अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। एक जैसे लोग एक ग्रुप बना लेंगे, एक जैसे लोग एक ग्रुप बना लेंगे, एक जैसे लोग एक ग्रुप बना लेंगे, तो ये अलग अलग कम्युनिटी बन गई। तो यहाँ पे बेल्जियम में इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि शक्ति को बांट दिया 3 अलग अलग डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटीज में। कितनी भाषाएं थी यहाँ पे बेल्जियम में? 3 भाषाएं थी। ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, आराम से याद हो जाएगा, कुछ रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, आपको वो चीज याद हो ही जाती है। ठीक है, बहुत आसान है। बेल्जियम में 3 तरीके की भाषाएं बोली जाती थी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1% लोग ही जर्मन बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और 59% लोग बोलते थे डच। ठीक है, separate governments were created for different regions and language groups। अलग अलग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि भाषा 3 थी ना, उनके लिए अलग अलग रीजन्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ा। इन्होंने क्या किया? अलग ही गवर्नमेंट क्रिएट कर दी, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग सरकार। ठीक है, जिसने हेल्प किया किस चीज में? शांति बनाने में, यूनिटी मतलब एकता बनाने में, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता बनाने में। बेल्जियम का एग्जाम्पल सबको याद हो गया, क्योंकि हम समरी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ रहे हैं। रिवीजन के टाइम में आपको फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आती है बात अब श्रीलंका की। अब सबको बेल्जियम का तो समझ में आ गया, अब श्रीलंका में देखते हैं क्या होता है। श्रीलंका हैज अ सिन्हाला मेजॉरिटी एंड अ तमिल माइनॉरिटी, यानी कि एक होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लोग, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लोग। तो ज्यादा कौन थे यहाँ पे? सिन्हाला। कौन से लोग थे? सिन्हाला। श्रीलंका में सिन्हाला लोग ज्यादा थे। हाला से ही ज्यादा याद रखना। ठीक है, श्रीलंका में सिन्हाला यानी कि ज्यादा लोग थे, मेजॉरिटी लोग थे। और बहुत कम लोग कौन से थे? वो थे तमिल। तमिल बोलने वाले लोग क्या थे? माइनॉरिटी में थे। व्हाट इज माइनॉरिटी? मतलब कम थे। ज्यादा से कहाँ की बात कर रहे हैं हम? श्रीलंका की। 2 ग्रुप थे जिसमें एक था मेजॉरिटी, एक था माइनॉरिटी, यानी कि ज्यादा यानी कि कम। मेजॉरिटी कौन सा ग्रुप था? मेजॉरिटी सिन्हाला था। माइनॉरिटी कौन सा था? माइनॉरिटी तमिल था। समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस मतलब
आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया मेजॉरिटेरियनिज्म फेवरिंग द सिन्हाला कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे वो उसका नाम क्या था, मैंने अभी आपको बताया। जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे उनका नाम क्या था, सिन्हाला। तो गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा फेवर किया, ठीक है, जिस वजह से सिन्हाला वॉज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी वजह से क्या किया गया, सिन्हाला को ही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। बुद्धिज्म रिसीव्ड स्पेशल स्टेटस। बुद्धिज्म, सिन्हाला के जो लोग थे ना वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा बेटा इसकी मेजॉरिटी है तो चलो सिन्हाला की मेजॉरिटी है। सिन्हाला किसको मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, तो बुद्धिज्म को ज़्यादा मानने लग गए सभी लोग, बुद्धिज्म को ज़्यादा फेवर किया और ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला को बना दिया गया। क्या ऐसा करना चाहिए था? एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा किया जाता है? नहीं किया जाता, दोनों को इक्वल रखा जाता है। तमिल्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। जो तमिल लोग थे उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब भेदभाव किया गया है, ठीक है। अगेंस्ट लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। फिर उसके बाद क्या होता है, सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर इप्सा मैम? सिविल वॉर मतलब जब लोग उतर आए जमीन पर युद्ध करने के लिए, सरकार के खिलाफ युद्ध हो रहा है वहां पे कि आपने सिन्हाला को क्यों बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज वो मेजॉरिटी थे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो उनको गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? तमिल वालों को। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी थी उनको वहाँ की सरकार, श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बुद्धिज्म को ही फेवर किया। ठीक, इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट? ये तो हमें बट ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। पावर शेयरिंग दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो ये झगड़ों को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा और इंश्योर करेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि एक स्थिरता पॉलिटिकली। आप कहोगे कि मैम झगड़ों को कम कर देगा मतलब हम अगर पावर शेयर कर रहे हैं फिर किस बात के झगड़े? श्रीलंका में तो इन्होंने क्या किया था, एक ही कम्युनिटी को, सिन्हाला को फेवर किया था, इसलिए झगड़े हुए। बेटा जहाँ जिसको झगड़े करने होते हैं ना वो झगड़े करता ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर डेमोक्रेसी है तो सिविल वॉर नहीं होगी, डेमोक्रेसी है तो झगड़े नहीं होंगे। जिसको झगड़े करना होता है वो बहाना ढूंढ लेता है, तो झगड़े तो होंगे। तो इसलिए बोला गया है कि पावर शेयरिंग जब होती है तो झगड़े कम हो जाते हैं। इतना समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये इंश्योरिटी हो जाती है, यानी कि इंश्योरिटी मतलब गारंटी हो जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो होगी ही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। कहाँ पे स्थिरता हो जाएगी? पॉलिटिकली मतलब जो हम देखते हैं ना, वोटिंग, पॉलिटिक्स जो भी चल रहा है वहाँ पे एक स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर शेयर हो रही है, किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं है। इसलिए लोग भी संतुष्ट हैं कि ठीक है हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में शक्ति नहीं है, यहाँ शक्ति बटी हुई है। समझ में आ गया? एक बेटा रीजन ये भी है कि मॉरल रीजन है। मॉरल रीजन मतलब इट रिस्पेक्ट्स द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अगर कहीं पे भी पावर शेयर हो रही है तो जिसने भी रूल बनाया होगा कि सभी के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, उसका दिल क्या बोला होगा? उसके दिल ने क्यों ये रूल बनाया होगा? उसके दिल ने, जो आपका मॉरल रीजन है, जो आपका मूल्य अधिकार है को नजर में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया होगा। ठीक है, तो वो क्या उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे सभी के अधिकारों को, सभी के राइट्स को, सभी की डिग्निटी मतलब सभी की इज्जत को, रिस्पेक्ट को। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिटीजन्स यानी कि नागरिक।
उस देश के जो नागरिक है ना, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? पावर शेयरिंग से, ठीक है। और यही चीज पावर शेयरिंग ही क्या होता है, पावर शेयरिंग ही स्ट्रेंथन करता है, यानी कि मजबूत बनाता है किसको? डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये हमारे से एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि 4 तरीके की पावर शेयर होती है। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल, दूसरी है वर्टिकल, ठीक है, फिर है सोशल ग्रुप के बीच में, फिर है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में, ठीक है। 4 आपको बता दिया। एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब हार गई है, लेट गई है, ऐसे याद रखो, लेटी हुई। हॉरिजॉन्टल मतलब हार गई है इसलिए लेट गई है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन। एक ऐसे पावर शेयर होती है, एक ऐसे पावर शेयर होती है। 2 तरीके की अलग अलग पावर शेयर होती है। एक होती है सोशल ग्रुप के बीच में, जहाँ पे सोशली लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिस्कस करते हैं। चौथा होता है पॉलिटिकल पार्टीज, जो बनी हुई है, अलग अलग पार्टीज बनी हुई हैं, या प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, या फिर कुछ मूवमेंट्स चालू हैं, उनके बीच में भी पावर शेयर होती है, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, मजा आ रहा है पढ़ने में। जब भी कुछ पढ़ो ना, बड़े ही शांत दिमाग से पढ़ना है, चबड़ 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 नहीं, ठीक है। पहले पढ़ो, समझो और उसको पढ़ाओ। जितना तुम उस टॉपिक को पढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे उस टॉपिक में। एक्टिव रीडिंग, एक्टिव राइटिंग, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए। लर्न करके बैठ गए नहीं, पढ़ा, उसका खुद को टेस्ट दिया कि क्या क्या पढ़ा मैंने अभी, फटाफट मैम ने क्या क्या बोला, आंख बंद करके फटाफट उसको लिखो। उसको एक्टिव रीडिंग, एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। वरना भाई वीडियो तो सारे ही देखते हैं, है ना, बुक्स भी सारे ही पढ़ते हैं, मार्क्स एंड में किसके जाते हैं? जो अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहा होता है साथ साथ। आप अपने दिमाग को जितना यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हो इस वक्त, वीडियो देखते देखते, पढ़ाई करते करते, ठीक है। तो जितनी मेंटल एक्सरसाइज होगी, जितना आप याद रखने की कोशिश करोगे, अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे, उतना ही ज्यादा आपका माइंड एक्टिव और स्मार्ट बनेगा। चलिए, हॉरिजॉन्टल में आता है पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। क्योंकि हम समरी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम ऊपर ऊपर से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है सरकार कितने तरीके की होती है हॉरिजॉन्टल में? लेजिस्लेचर यानी कि जो रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो रूल्स को फॉलो करवाता है, और जुडिशरी जो देखता है कि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अगर इन दोनों की कंप्लेन करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? जो जज के पास जाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, तो देखते हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कौन? ये दोनों, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव तो नाम से आपको समझ में आ जाता होगा, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्लान को, ठीक है, थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। सब एक दूसरे का चेक रख रहे हैं, ऐसे याद करो, सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देख रहा है, ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे का काम देख रहे हैं, जिससे कि पता चलता है कि पावर शेयर होती है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली में क्या आता है बच्चों? वर्टिकली में आएगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पहले तो आपके जो शहर की गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट की गवर्नमेंट, पूरे राज्य की जो आपकी सरकार है, फिर आपके जो सेंटर यानी कि पूरे देश की सरकार है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या बोलेंगे? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सी मैंने आपको बताया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और वर्टिकल कौन सी हो गई? सेंट्रल, स्टेट, लोकल हो गई। इसमें भी दोनों का समझ में आया कैसे शक्ति बांट दी गई है इन तीनों, इन सब में। फिर आती है बात
सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं इप्सा मैम? सोशल ग्रुप होते हैं मेरे बच्चों अलग अलग रिलीजन यानी कि अलग अलग धर्म के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, अलग अलग भाषाओं के। मैं हिंदी बोलती हूँ तो हिंदी वालों का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, पंजाबी बोलने वालों का अलग ग्रुप बना है, फिर आपका ऐसे अलग अलग भाषा के अलग अलग ग्रुप बने हुए, गुजराती बोलने वालों का गुजराती ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। फिर एथनिक ग्रुप्स, एथनिक मतलब होते हैं कि जो उनके काफी सालों से चले हुए आ रहे हैं, है ना, उनके मूल्य अधिकार, उनके मूल्य, जो उनके मूल थॉट्स हैं उनसे कनेक्शन बनाकर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनको जो रिप्रेजेंटेशन देता है, उनके बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। Power sharing among political parties, pressure groups and movements. Different political parties, interest groups influence government decision. काफी बार ऐसा होता है कि सरकार के डिसीजन को ये लोग बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन लोग? पॉलिटिकल पार्टी, आजकल कौन सी पार्टी चल रही है ना, वो फिर भाई वो थोड़ा आपके डिसीजंस, देश के डिसीजंस लेने में हेल्प तो करती ही है, ठीक है ना। फिर आपका थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप, ये इनके ही नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज के एक तरीके से आप कह लो, ठीक है। इन लोगों के वही डिसीजंस इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है? पावर शेयरिंग मतलब मैंने आपको बताया शक्ति को बांटना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या ग्रुप्स के बीच में। मेजॉरिटेरिज्म मतलब कि रूल बाय मेजॉरिटी व्हाइल इग्नोरिंग माइनॉरिटी। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ तो मेजॉरिटेरिज्म चल रहा है, मेजॉरिटेरिज्म मतलब होता है कि किसी मेजॉरिटी का साथ देना और माइनॉरिटी को इग्नोर करना। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटेरिज्म। ये कहाँ हो रहा था? श्रीलंका में हो रहा था, सिन्हाला को फेवर देकर और तमिल को इग्नोर करके, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस हमने पढ़ा, अभी ऊपर ही था ये शब्द, चेक एंड बैलेंसेस, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में किया जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पे ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हर एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लिमिट द पावर्स ऑफ द अदर्स, यानी कि एक सरकार का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को लिमिट कर देता है कि तुम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है। इधर तो फिर भी ऊपर नीचे है, पहले लोकल फिर स्टेट फिर सेंट्रल, इधर कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है। इधर सब एक दूसरे को खींच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल, एक ऐसी कम्युनिटी, कहते हैं ना एक जैसे लोग मिलके जब हम कम्युनिटी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, वहां पे क्या बोला जा रहा है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है कल्चरल, हमारा कल्चर मरना नहीं चाहिए, हमारा जो कल्चर चला हुआ आ रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, हमारी भाषा वो सुरक्षित रहनी चाहिए, कोई भी बाहर का आके अपनी भाषा इन्फ्लुएंस नहीं कर दे। फिर एजुकेशनल मैटर्स ऑफ अ कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी में जो भी अपनी जगह पे पढ़ा रहे हो उस जगह के बारे में भी बताओ, ठीक है, एजुकेशन देते वक्त। तो ये भी सरकार को देखना चाहिए और पड़ता है, और ये चैप्टर में भी बताया गया है। अगर हम 1 मिनट रिविजन करें तो बेल्जियम में पावर शेयर्ड हुई, जिसकी वजह से शांति और एकता बनी रही। श्रीलंका में मेजॉरिटी रूल आया, जिसकी वजह से झगड़े हुए और सिविल वॉर हुई, ठीक है। फिर आता है पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये झगड़ों को प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है, झगड़े नहीं होने देता, और डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, ये नीचे देख लो कि ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, बेल्जियम में, श्रीलंका में क्या हुआ। दूसरा इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डेमोक्रेसी है ना बाबू, वो सबसे अच्छा कब काम करती है? जब शक्तियां बटी हुई होती है। जब शक्तियां बटेंगी तो ही गवर्नमेंट अच्छे से काम
ओए करेगी। समझ में आया? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।